उसका माना डेंजरसली लो था। 3375 में से अब सिर्फ 2000 बचे थे। सिर्फ स्क्रिप्ट समझने में ही 300 माना उड़ चुके थे। और अब अगर उसे कोई नया स्पेल एनालाइज करना पड़े तो पता नहीं कितनी एनर्जी जाएगी। पीछे से बाकी छात्र हल्के से हंसते हैं। उन्हें लगता है वो लड़की बस प्रोफेसर का ध्यान खींचना चाहती थी और उल्टा खुद मजाक बन गई। वो शर्म से कांप उठती है, पर हार नहीं मानती। वो कहती है, मैजिक टावर ने उस स्पेल को एनालाइज करने से मना कर दिया है। वो सोचते हैं कि ये बस अफवाह है, लेकिन अगर प्रोफेसर डेक्युलिन खुद देखें तो शायद पता चल सके कि ये किस तरह का जादू है। वो अपना खुद का स्पेल कंजोर करती है। नीली रोशनी उसके हाथों से घूमती हुई हवा में जाती है। वो कहती है, प्लीज इंटरप्रेट दिस प्रोफेसर। डेक्युलिन के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। वो एक लंबी सांस लेता है और स्पेल को ऑब्जर्व करता है। बस उसे एनालाइज करने में ही लगभग 10,700 माना खत्म हो जाते हैं। लड़की आगे कहती है, डॉर्मेट्री में कई डेब्यूटेंट्स इसे एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसलिए मैंने सोचा आप शायद देख लें। डेक्युलिना बिना देर किए बोलता है, इट्स बैरियर मैजिक। उसकी बात सुनकर लड़की वहीं जम जाती है। वो आगे समझाता है, विविचमेंट टाइप बैरियर स्पेल है, यानी जो भी इसे कास्ट करता है उसका मकसद डॉर्मेट्री में मौजूद सबको ट्रैप करना। क्लास एक पल को चुप हो जाती है। फिर वो उसी अथॉरिटी के साथ कहता है, अब तुम जा सकती हो और इस विषय को आगे मत बढ़ाना। साइड क्वेस्ट पूरा होते ही डेक्युलिन को अपनी रिवॉर्ड करेंसी मिलती है। सीन बदलता है। अब हम यूनिवर्सिटी के मैजिक टावर कैफेटेरिया में हैं। वही लड़की एफिन अकेली बैठी है, खाना खा रही है, पर चेहरे पर बस एक चीज, ह्यूमिलिएशन। उसने वो सवाल सिर्फ इसलिए पूछा था ताकि सबके सामने डेक्युलिन की झूठी स्किल उजागर हो सके, लेकिन हुआ उल्टा। वो खुद मजाक बन गई। उसके मन में अब भी गुस्सा था। वो आदमी झूठा है। उसने बस कुछ भी बोल दिया, क्योंकि वो जानती थी विविचमेंट मैजिक कोई साधारण स्पेल नहीं होता। हर फॉर्मूला के लिए डजन्स ऑफ पैरामीटर चाहिए होते हैं। एफिन का चेहरा अब भी उसी ह्यूमिलिएशन से जल रहा था। उसके दिमाग में बस एक बात गूंज रही थी, विविचमेंट मैजिक विदाउट पैरामीटर्स असंभव है। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि डेक्युलिन ने बस एक नज़र में वो स्पेल पहचान लिया। जो सर्कल उसने क्लास में दिखाया था वो दरअसल उसी अनजान मैजिक सर्कल की एग्जैक्ट कॉपी थी जो कल रात डॉर्मेट्री के दरवाजे पर बना मिला था। सब लोग पहले तो उस स्पेल को देखकर हैरान रह गए थे, पर जल्द ही वो नया रिसर्च मटीरियल बन गया जिसे एकेडमी के स्टूडेंट्स एनालाइज करने लगे। एफिन तो शुरू से जानती थी वो झूठ बोल रहा है। वो पूरी तरह कन्विंस थी कि डेक्युलिन ने बस ब्लफ मारा, लेकिन तभी उसकी दोस्त हड़बड़ाई हुई उसके पास आती है। इफेरिन, तुमने सुना? वो स्पेल सच में बैरियर मैजिक निकला। वो सांस फुलाते हुए कहती है, हम सब ने मिलकर एनालाइज किया और रिजल्ट वही आया जो प्रोफेसर डेक्युलिन ने कहा था। एफिन वहीं रुक जाती है। उसका चेहरा सख्त पड़ जाता है। नहीं, ये मुमकिन नहीं, वो बुदबुदाती है। वो आदमी कुछ नहीं जानता, उसने बस गैस मारा होगा। उसकी दोस्त उत्साह में बोले जा रही थी, प्रोफेसर सच में कमाल है, कोई और इतना जल्दी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता था। सच कहूँ, शुक्रिया तुम्हारा, तुमने ही हिम्मत दिखाई सवाल पूछने की। वो मुस्कुराती है और चली जाती है, और एफिन वहीं रह जाती है, डिसबिलीफ में डूबी हुई। उसके अंदर गुस्सा उबलने लगता है। वो मेज पर मुट्ठी मारती है। अब तो और भी बुरा हो गया। अब सबको लगता है कि वो कोई जीनियस है। वो फौरन अपनी किताबें खोलती है। प्रोफेसर डेक्युलिन के अचीवमेंट्स पर लिखा हर डॉक्यूमेंट, हर रिकॉर्ड वो सब पढ़ डालती है। हर पन्ने पर उसकी आंखें और तेज होती जाती है। उसके मन में एक ही सोच थी, अगर दुश्मन को हराना है तो पहले उसे जानो। वो खुद से कहती है, अगर रोज उस आदमी का चेहरा देखना पड़े तो ठीक, लेकिन मैं उसे गिराऊंगी, सबके सामने उसका सच उजागर कर दूंगी। सीन धीरे धीरे बदलता है। अब हम डेक्युलिन के साथ हैं, जो कॉरिडोर से गुजर रहा है। चेहरे पर हल्की थकान है और आंखों में बेचैनी। उसके अंदर अब भी वही सवाल घूम रहा है, क्या मैं सच में उस स्पेल को समझ गया था? असलियत ये थी, जैसे ही उसने उस मैजिक सर्कल पर नज़र डाली, उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल अपने आप एक्टिवेट हो गई। वो इंट्रिकेट लाइनों वाला सर्कल, वो जटिल संरचना, सिर्फ उसे देखने भर से उसकी आखिरी माना की बूंद तक खत्म हो गई। और सबसे डरावनी बात, इतनी माना खर्च करने के बावजूद वो स्पेल क्या था ये वो समझ ही नहीं पाया। अगर उसके पास अभी की माना से दुगनी भी होती तब भी शायद वो कुछ न समझ पाता। लेकिन फिर भी आज का दिन उसके पक्ष में गया था। क्लास खत्म हुई, सवाल का जवाब निकल आया, रेप्यूटेशन बच गई, तो फिलहाल वो बस राहत की सांस लेता। पर तभी उसके रास्ते में कोई खड़ा हो जाता है। सफ़ेद नाइट आर्मर में एक महिला, सफ़ेद बाल, हल्की ग्रे आंखें। वो दृश्य देखकर डेक्युलिन की सांस अटक जाती है। वो उसे पहचानता है, क्योंकि इस गेम की डेवलपमेंट के दौरान उसने उसे कई बार देखा था। जूली वोंडा फ्रैगन, वो उसकी फियंस है और आगे चलकर नाइटहुड की प्रतीक बनेगी। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, काफ़ी वक्त हो गया, दुनिया कैसे हो? डेक्युलिन हल्के हंसी में कहता है, ठीक, पर जूली के चेहरे पर शक साफ था। वो गंभीर लहजे में पूछती है, ठीक, एक हफ्ता पहले जो वादा किया था उसे तोड़ने के बाद भी तुम कहते हो कि सब ठीक है? वो अंदर ही अंदर घबरा जाता है। वादा? कौन सा वादा? उसे तो कुछ याद ही नहीं।
वो ज़्यादा झंझट नहीं चाहता था तो कैजुअली कहता है, मुझे याद नहीं, शायद बुखार की वजह से भूल गया। वो आगे बढ़ने लगता है पर जूली रास्ता रोक लेती है। उसकी आंखें दृढ़ है, इस बार नहीं भागने दूंगी। डेकुलिन उसकी सीरियसनेस देखता है, फिर धीरे से बोलता है, ठीक है, रिमाइंड करो कौन सा वादा। और तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। एक हफ्ता पहले जूली ने उससे कहा था, अगर तुम अपने झूठ और अहंकार को सबके सामने मान लोगे, अगर सच्चे बन जाओगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे दुनिया टूट जाए। वो पल सच्चा था। जूली की आंखों में सच्चाई थी, भरोसा था। वापस वर्तमान में जूली की आंखें नम हैं। वो धीमे से कहती है, शायद मैंने भरोसा गलत इंसान पर किया है। वो एक तरफ हट जाती है, रास्ता खोलते हुए, और डेकुलिन बिना पीछे देखे बस चला जाता है। ना कोई माफी, ना कोई एक्सप्लेनेशन। जैसे ही डेकुलिन वहां से चला गया, जूली के अंदर सब कुछ उबल रहा था। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर सब साफ दिख रहा था। ये रिश्ता सच्चे प्यार का नहीं था, बस एक सौदे जैसा था। दोनों घरानों, यूक्लेन्स और फ्रेगेंस, दोनों अपने अपने असर को बढ़ाना चाहते थे। एक तरफ था डेकुलिन, जिसे सब जीनियस मैच कहते थे, और दूसरी तरफ जूली, एक बेहतरीन नाइट जिसकी ईमानदारी और ताकत पूरे साम्राज्य में मशहूर थी। इन दोनों का मिलन मतलब था दो ताकतवर खून की एकता, और इसी वजह से किसी ने इस शादी पर ऐतराज तक नहीं किया। लेकिन फिर धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। डेकुलिन के टैलेंट की चमक फीकी पड़ने लगी। जिस लड़के को दुनिया मैजिक का जीनियस मानती थी, असल में वो बस एक झूठ जी रहा था। समाचारों में छपा था, मैजिक टावर का सबसे कम उम्र का प्रोफेसर अब पतन की ओर। उसके बाद उसकी उपलब्धियां रुक गईं, कभी कुछ नया नहीं दिखाया उसने। दोनों परिवारों ने सब छिपाने की कोशिश की। उन्हें डर था कि अगर बात बाहर गई तो उनकी इज्जत, उनका नाम, सब मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जूली, वो इस झूठ को माफ नहीं कर सकी। उसने प्यार नहीं मांगा था, बस सच्चाई चाही थी, एक नाइट की तरह। कभी डेकुलिन ने वादा किया था वो हमेशा सच्चा रहेगा, लेकिन अब जूली को यकीन था वो वादा भी बस एक और झूठ था। दृश्य बदलता है, इंपीरियल यूनिवर्सिटी की ओर। ये जगह गेम की सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी थी, और उसका मैजिक डिपार्टमेंट पूरे साम्राज्य में सबसे श्रेष्ठ। अगर इसे असली दुनिया से तुलना करें तो ये कुछ ऐसा था जैसे कोरियन यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल और मैजिक टावर नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। यूजिन यानी डेकुलिन चारों ओर देख रहा था। वो जगह सच में खूबसूरत थी। लॉन, बगीचे, इमारतें, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने अपनी डेवलपमेंट टीम के साथ बनाया था। बस एक अफसोस था, काश वो किसी और के शरीर में होता, इस झूठे प्रोफेसर के नहीं। उसी वक्त उसे एहसास होता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पलटकर देखता है और टकरा जाता है किसी से। कागज जमीन पर बिखर जाते हैं। वो चौंक जाता है। पहले उसे लगता है शायद कोई हमला हुआ है, लेकिन फिर समझ आता है वो उसका असिस्टेंट एलन है। एलन घबराते हुए सारे पेपर समेटता है और कहता है, सर, ये आज के स्पॉन्सरशिप कैंडिडेट्स की लिस्ट है। मैजिक टावर दरअसल एक तरह की रिसर्च फैसिलिटी थी जहां हर प्रोफेसर अपने चुने हुए छात्रों को स्पॉन्सर करता है। जो जादूगर सबसे ज्यादा पोटेंशियल दिखाता है उसे रिसोर्स और फंडिंग दी जाती है। निकोलिन एक एक फाइल पलटने लगता है और तभी एक नाम उसकी नज़र को रोक देता है। वो नाम सुनहरे रंग में चमक रहा है। वो समझ जाता है ये उसकी एट्रीब्यूट की वजह से है, वेल्दी मैग्नेट, एक ऐसा गुण जो उसे बताता है कौन उसके लिए धन और सफलता लाएगा। इसके साथ है उसका दूसरा गुण, शार्प आइजिट, जो उसे लोगों की शक्ति, गुण और ऊर्जा साफ दिखा देता है। दोनों के मिल जाने से वो साफ साफ देख सकता है कौन व्यक्ति उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। और उसी सुनहरी लिस्ट में एक नाम था जो बाकी सबसे ज्यादा चमक रहा था, इफेरिन लॉन। वो लड़की जो इस वक्त उसके नाम को मिटाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। वो लड़की जो इस वक्त उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, उसी को उसकी एबिलिटी अब प्रॉस्पेरिटी का सबसे बड़ा सोर्स दिखा रही थी। किस्मत का खेल भी कितना अजीब होता है। जो इसे खत्म करने आई थी वही अब उसके भाग्य में चमक रही थी। उजून को याद है, गेम में इफेरिन उन मेन कैरेक्टर्स में से एक थी। डेवलपर्स ने उसके बारे में बताया था कि उसके पिता की मौत डेकुलिन की गलती से हुई। वो सोच में पड़ जाता है, क्या यही वजह है कि वो मुझे इतना नफरत करती है। वो नोटिस करता है इफेरिन के नाम के सामने कोई स्पॉन्सर नहीं है। जब वो एलन से पूछता है तो जवाब मिलता है, सर, कोई भी उसे स्पॉन्सर करने की हिम्मत नहीं करता। कौन डेकुलिन के दुश्मन के साथ खड़ा होना चाहेगा। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ सोचता है, वो सब मुझे दुश्मन मानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता असली दुश्मन तो ये दुनिया खुद है। इफेरिन की कहानी जितनी दुखद थी, उसकी प्रतिभा उतनी ही चौंकाने वाली। वो लड़की जिसने कभी एकेडमी ज्वाइन नहीं की, सारा मैजिक खुद से सीखा, फिर भी उसकी पोटेंशियल लिमिटलेस थी। लेकिन हकीकत ये थी वो उसकी दुश्मन थी, या शायद उसका, क्योंकि इस दुनिया के नियमों के हिसाब से डेकुलिन ही उसके पिता की मौत का जिम्मेदार था।
अगर सब कुछ वैसे ही चला जैसे गेम में होता है तो उसका अंजाम भी वही होगा। वो जानता है उसके पास है वो अभिशप्त गुण, विलन्स फेट, जिसके असर से पूरी दुनिया उससे नफरत करती है। हर कोई उसे मारना चाहता है, लेकिन जो उसे मारने में नाकाम रहता है वो उसे और मजबूत बना देता है। गेम में वो 1000 बार मरा था, कभी तलवार से, कभी जहर से, कभी किसी के हाथों गुप्त हत्या से, पर नतीजा हर बार एक ही, मौत। इसलिए इस बार वो जून ने ठान लिया था वो उसी रास्ते पर नहीं चलेगा, उसे अलग फैसले लेने होंगे। और पहला फैसला था इफेरिन लॉन को स्पॉन्सर करना। एलन की हैरान आंखों के सामने वो दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है और कहता है, इन्हें जमा करा दो, और हाँ, कुछ किताबें भी ले आना। एलन बाहर चला जाता है। डेकुलिन अब अकेला है, वो सोच में डूबा है। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए मुझे कितनी दौलत चाहिए? उसे पता है उसकी कई मौतें सिर्फ पैसों से ही टल सकती हैं। एक समझदार निवेश, एक सही निर्णय, यही उसे जिंदा रख सकते हैं। इफेरिन जैसे प्रॉमिसिंग मेज में निवेश करना तो बस शुरुआत है। उसे शक्ति और धन दोनों चाहिए। वुजून गहरी सांस लेकर खुद से बुदबुदाता है, स्ट्रांग बनना होगा किसी भी तरह। लेकिन वो जानता है डेकुलिन की असली शक्ति एवरेज से ज्यादा नहीं। अगर उसने कोई रास्ता नहीं ढूंढा तो एक दिन वो मर ही जाएगा। कभी उसे याद आता है उसके अंदर एक और छिपा वरदान है, मिडस टच। अर्थ, फायर और मेटल तीनों को मिलाकर बना है ये अनोखा गुण। ये उसकी माना को खर्च करके किसी भी वस्तु की क्षमता खोल सकता है। साथ ही डेकुलिन के पास है मेटल मैनिपुलेशन की कला, जिससे वो हवा में की कंट्रोल्ड लेविटेटिंग ब्लेड्स चला सकता है। सुनने में भले ही भव्य लगे, लेकिन असल में ये बस टेलीकिनेसिस ही है। इस दुनिया में टेलीकिनेसिस कोई समझता नहीं, पर अगर वो इसे सीख जाए तो अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकता है। वो किताब खोलता है और कॉम्प्रिहेंशन स्किल एक्टिवेट करता है। जैसे ही वो शब्दों को पढ़ता है, उनके अर्थ, उनके नियम, उनके पैटर्न सब सीधे उसके दिमाग में उतरने लगते हैं। कुछ मिनटों बाद वो एक पेन उठाता है, धीरे से हाथ उठाता है और वो पेन हवा में तैरने लगता है। उसकी आंखों में हल्की चमक आ जाती है। काम कर गया। अब उसे कोई मंत्र बोलने की भी जरूरत नहीं। उसका मेमोराइज एट्रीब्यूट स्पेल को अपने आप दोहराता है। ये तो बस शुरुआत थी, टेलीकिनेसिस का बेसिक लेवल, लेकिन इसके आगे की संभावनाएं इन्फिनिट थी। अब उसका अगला लक्ष्य था अपने शरीर को समझना। वो सोचता है अगर मैजिक सर्कल को अपने पूरे शरीर पर उकेर दे तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए वो तय करता है पहले खुद को समझेगा, अपना दिमाग, अपना दिल, अपनी आत्मा, सब, और फिर अपने शरीर पर खुद के बनाए मैजिक सर्कल्स उकेरेगा, ताकि हर बार जब वो सांस ले, हर धड़कन के साथ उसकी शक्ति बढ़े। वो जानता है ये रास्ता आसान नहीं होगा। शरीर का हर हिस्सा इस प्रक्रिया को सह नहीं पाएगा, लेकिन यहीं उसकी एक और एबिलिटी काम आती है, आयरन मैन। इस एट्रीब्यूट की वजह से उसका शरीर आम इंसान से कहीं ज्यादा मजबूत है। मांसपेशियां, हड्डियां, हर अंग सब अपने उच्चतम स्तर तक विकसित होने की क्षमता रखते हैं। वो गहरी सांस लेकर आंखें बंद करता है और अगली रेखा खींचते ही जैसे बिजली उसकी नसों में दौड़ जाती है। पूरा शरीर जलने लगता है। हर हड्डी जैसे दरक रही हो, हर मांसपेशी जैसे फट रही हो। लेकिन डिकोलेन एक भी कराहन नहीं निकलने देता। चेहरा शांत, सांस स्थिर, क्योंकि एक नोबल की पहचान होती है कंट्रोल। घंटों बाद जब आखिरी चिन्ह पूरा होता है, वो जमीन पर गिर पड़ता है। शरीर टूट चुका है, माना खत्म हो चुका है। अब उसके पास बस एक पॉइंट बचा है। वो धीरे से हंस देता है। कम से कम शुरुआत तो हो गई। उसके कंधे पर अब एक फेंट मैजिक सर्कल चमक रहा है। उसे पता है पूरा शरीर कवर करने में 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन ये दर्द, ये आग वो झेल लेगा। 1 महीना बीत जाता है। इंपीरियल यूनिवर्सिटी की मैजिक टावर फिर से गूंज उठती है। आज से शुरू हो रही हैं नई लेक्चर्स। सभी छात्र एक दूरस्थ ट्रेनिंग फील्ड में जमा है, जहां नोटिस बोर्ड पर चिपका है एक संदेश, हर कोई अपनी क्षमता खुद साबित करेगा। अपने तत्वों के साथ काम करो बिना किसी मदद के। सभी छात्र हैरान रह जाते हैं। उनके प्रोफेसर ने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। सबसे ज्यादा नाराज है इफेरिन लून। वो बड़बड़ाती है, कितना घमंडी आदमी है ये। तभी अचानक एक लड़की उसके पास से गुजरती है और जानबूझकर उससे टकरा देती है। इफेरिन गुस्से में पलटती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? पर जैसे ही वो चेहरा देखती है, उसकी आंखें चौड़ी रह जाती हैं। सिल्विया वॉन जोसेफिन एलाडे। दोनों की नजरें कुछ सेकंड के लिए टकराती हैं। सिल्विया बस एक ठंडी नजर डालती है और यूं गुजर जाती है जैसे इफेरिन को जानती ही न हो। इफेरिन वहीं ठिठक जाती है। दिल में पुरानी यादें उभर आती हैं। हाउस एलार्ड,
10 साल पहले उन्होंने उसके परिवार को चारों तरफ से घेर लिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इफेरिन बहुत आगे निकल जाएगी। और आज वही सिल्विया ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे वो अजनबी हो। सोच में डूबी थी, तभी उसका बनाया हुआ मैजिक स्ट्रक्चर हिलने लगता है। हवा भारी हो जाती है, माना खींचने लगता है, जैसे कोई उसे खा रहा हो। वो नजर उठाती है और सामने देखती है सिल्विया, जिसने एक विशाल जादुई संरचना बना दी, इफेरिन की तुलना में 1000 गुना बड़ी। इफेरिन के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आती हैं। उसकी सारी मेहनत सिल्विया की एनर्जी के तूफान में बिखर गई थी। सिल्विया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अपना काम करती जा रही थी, शांत, गंभीर और पूरी तरह अनदेखा करती हुई। इफेरिन का खून खौल उठता है। देखती हूं अब कितनी बड़ी बनती है। वो चिल्लाती है, तू वही सिल्विया है ना, वो जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊपर समझती थी? सिल्विया धीरे से सिर उठाती है और बर्फ जैसे ठंगे स्वर में कहती है, नाम सुना है तेरा? सुना था, वो बेकार नोबल मर गया। वो मर गया। सुनते ही एफ्रीन की आंखें खून से भर जाती है। मेरे पिता के बारे में ये कहने की हिम्मत कैसे हुई तुझमें? वो गुस्से में हवा में उछलती है। उसकी मुट्ठी के चारों ओर जादुई रोशनी सुलगती है। पूरा मैदान कांप उठता है। वो सिल्विया की तरफ सीधी झपटती है। अपने शब्द वापस ले सिल्विया। सिल्विया की आंखों में झिझक की एक झलक आती है, पर वो तुरंत एक बैरियर कंजर करती है और भड़क कर बोलती है, इतनी तीव्र कि हवा फट जाती है। छात्र अपने कान ढकते हैं, कुछ पीछे घिर जाते हैं। जब धुआं छटता है, लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। सब ठीक तो है? स्टूडेंट्स हाँफ रहे हैं और बीच में एफ्रीन दिखाई देती है। उसका बायां हाथ कसकर सिल्विया के सिर को पकड़ चुका है। आंखों में ज्वाला, गले से निकलती दहाड़। कैसे हिम्मत की तूने मेरे फादर के बारे में वो घिनौनी बात कहने की? सिल्विया की आंखें डर और हैरानी से फैल जाती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ बोले, एफ्रीन की नज़र पीछे जाती है। एक अजीब सी डार्क लाइट आसमान में घूम रही है, जैसे किसी ने हवा को ही फाड़ दिया हो। स्टूडेंट्स घबरा उठते हैं। वो क्या है? वो वॉइड है क्या? ठीक उसी जगह पर जहां उनकी माना टकराई थी, वहां अब स्पेस खुद टूट चुका है। एक गहरा निगलता हुआ वॉइड सब कुछ अपने अंदर खींच रहा है। हवा भारी हो जाती है, जमीन कांपती है। एफ्रीन अपनी पूरी ताकत से जादू को रोकने की कोशिश करती है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं, वेन्स नीली पड़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। फिर सब कुछ चुप हो जाता है। कोई आवाज़ नहीं, कोई दबाव नहीं। एफ्रीन धीरे धीरे आंखें खोलती है और उसके सामने खड़ा है एक लंबा, नपा तुले अंदाज वाला आदमी, रॉयल अटायर में। उसका चेहरा ठंडा, आंखें चमकदार। वो है प्रोफेसर डेकुलिन। पल भर में उसने उस वॉल को रोक दिया, स्पेस को स्टेबलाइज कर दिया और हवा में तैरते मेटल फ्रैगमेंट्स को आइस मैजिक से थाम लिया। फिर उसने उन बल्ब के टुकड़ों को हवा में नचाया, टेलीकिनेसिस मैजिक। स्टूडेंट्स के मुंह खुले रह गए। एफ्रीन खुद भी उसकी जादुई फिनिश देखकर दंग रह गई। जादू कभी इतना मिसमराइजिंग नहीं लगा। फिर डेकुलिन की ठंडी आवाज़ गूंजी, लेक्चर खत्म हुआ, बाकी सब निकलो, सिवाय उन 2 ट्रबल मेकर्स के। उसकी नज़र सीधे सिल्विया और एफ्रीन पर जाती है। एफ्रीन का चेहरा जम जाता है। वो नज़ारा साफ कह रहा है, ओह नो, अब तो गया काम से। अब सीन बदलता है। इंटेरोगेशन रूम की ठंडी हवा में डेकुलिन शांत बैठा है। उसके सामने राइट और रन स्पिरिट स्टडीज और सपोर्ट स्टडीज के प्रोफेसर्स और साथ में यूनिवर्सिटी की चेयरवुमन एडेलिन सिगिलिन, सबकी नज़रें एक ही लड़की पर हैं। इफेरीन, तुमने हाउस इलाइट की एक लेडी पर हाथ उठाया। रीलिन की आवाज़ गूंजती है। इफेरिन सिर झुकाए चुप है। हर शब्द उसके खिलाफ जा रहा है। किसी के लिए वो बस एक नोबडी है, एक फॉलन नोबल्स जिसकी कोई पहचान नहीं। लेकिन डेकुलिन भीतर ही भीतर कुछ सोच रहा है। वो जानता है इस मीटिंग का नतीजा पहले से तय है। इलाइट की बेटी बनेगी विक्टिम और इफेरीन बनेगी कल्प्रिट। लेकिन उसे कुछ अलग महसूस हो रहा है। इफेरीन के शरीर से रिश्ती वो स्कारलेट एनर्जी, वो ऊर्जा जो एक विलेनस फेट को चिन्हित करती है, वो भाग्य जो कहता है दुनिया चाहती है कि तुम मर जाओ। डेकुलिन की आंखें गहरी हो जाती हैं। अगर मैंने इसे अभी नहीं संभाला तो मेरी अपनी मौत भी पास आती जाएगी। जैसे ही डिसिप्लिनरी मीटिंग शुरू होती है, प्रोफेसर इलेन गुस्से से उठता है, तुम्हारी वजह से स्टूडेंट्स की जान जा सकती थी। इफेरिन बस सिर झुकाकर कहती है, मैं वजह नहीं बता सकती। ये जवाब सबको और नाराज कर देता है, पर उसके भीतर एक ही डर है। वो अपने इरादे छुपाना चाहती है ताकि डेकुलिन को पता ना चले कि असल में वो उसी को निशाना बना रही है। उसके दिमाग में अब भी गूंज रही है सिल्विया की वो जली हुई बातें, वो जहर जो उसने उसके फादर के लिए उगला। इफेरिन चुपचाप कुर्सी पर झुकी बैठी है, होंठ बंद, दिल धड़कता हुआ, क्योंकि उसे मालूम है यहाँ कुछ भी बोलना मतलब अपनी पूरी प्लान को बर्बाद करना। वो जानती है उसकी असली टारगेट सामने बैठा है। अगर उसने जरा भी मुंह खोला तो खेल खत्म। इसीलिए वो सब कुछ सह रही है, ताने, गालियां और वो जलता हुआ अपमान। रीलिन की आवाज फिर गूंजी, क्या तुम्हें अपने स्टेटस से जलन है लड़की?
भूल मत, वो नोबल है और तुम बस एक कॉमन। हर शब्द उसके सीने में चुभता है, लेकिन इफेरिन कुछ नहीं कहती, बस निगाह झुकाकर सब सुनती रहती है। अब बारी आती है सिल्विया की। वो मीठी सभ्य आवाज में बोलती है, ये मेरी गलती थी, मैंने गलती से इफेरिन का काम बिगाड़ दिया, बस बहस पड़ गई और बस पलट गया पूरा माहौल। सारे प्रोफेसर्स के सामने सिल्विया अब इनोसेंट एंजल बन चुकी है और इफेरिन अब वो एक इरैशनल अटैकर। रीलिन और बाकी प्रोफेसर्स उस पर टूट पड़ते हैं। क्या तुम्हें गुस्सा काबू में नहीं रहता? ऐसी स्टूडेंट को निकाल देना चाहिए। इफेरिन का सिर नीचे झुका हुआ, हर इंसल्ट उसके कानों में गूंजता है। कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा, सबकी उंगलियां उसी पर हैं। वो अकेली है, अपने पिता के बिना, अपने नाम के बिना, जैसे पूरी दुनिया ने उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया हो। उसके मन में एक ही थॉट उबल रहा है, सब कुछ इस प्रोफेसर की वजह से है। वो डेक्युलिन ही मेरी तबाही की जड़ है। हेडलाइन यूनिवर्सिटी की चेयरवुमन आखिर बोलती है, सभी प्रोफेसर्स का मत एक जैसा लगता है। अब हम प्रोफेसर डेक्युलिन की राय सुनते हैं। इफेरिन का दिल थम जाता है, वो समझ चुकी है। अब उसकी बारी है एक्सपल्शन लेटर सुनने की। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। डेक्युलिन धीरे से खड़ा होता है, उसकी काल भारी आवाज कमरे में फैलती है। चेयरवुमन, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, डेक्युलिन कहता है। मुझे लगता है सिल्विया भी इस घटना की उतनी ही जिम्मेदार है। पूरा कमरा सन्न। सिल्विया और एफ्रीन दोनों की आंखें चौड़ी रह जाती हैं। वो चाहती तो इस हादसे को रोक सकती थी, डेक्युलिन आगे कहता है, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। क्या इलेड घराने की प्रतिभा हीट ऑफ द मोमेंट में इतनी कमजोर पड़ जाती है? सिल्विया का सिर झुक जाता है। वो कांपती आवाज में कहती है, मैंने जानबूझकर रोकने की कोशिश नहीं की, मैं चाहती थी कि एफ्रीन मुसीबत में पड़े। पूरा कमरा हिल जाता है। एफ्रीन का मन उलझन में पड़ जाता है। ये क्या कर रहा है? वो मेरी तरफ क्यों बोल रहा है? रेलन तुरंत पलटवार करता है, वो फिर भी विक्टिम है डेक्युलिन, दोष अटैकर पर ही आएगा। लेकिन डेक्युलिन मुस्कुराकर जवाब देता है, तो क्या हमें प्रोफेसर के रूप में कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? आखिर वो लेक्चर मैंने ही तैयार किया था, जहां मेरी मौजूदगी की जरूरत ही नहीं थी। रेलन के चेहरे पर पसीना झलक जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता। एफ्रीन बस आवाग देखती रहती है। वो आदमी जिसे वो अपना दुश्मन समझती थी, आज उसके लिए दूसरे प्रोफेसर को कुचल रहा है। एडिलाइन आखिर फैसला सुनाती है, ये मामला इतना गंभीर नहीं है, स्टूडेंट्स के बीच ऐसे टकराव होते रहते हैं, इसलिए किसी पर भी सजा नहीं दी जाएगी। दोनों अपने डॉर्म वापस जाओ। लेकिन एफ्रीन का मन उलझन में है। वो तो पूरी तरह तैयार थी अपनी एक्सपल्शन सुनने के लिए, और अब कुछ नहीं हुआ। वो सोच में डूब जाती है, ये आदमी आखिर खेल क्या खेल रहा है? मीटिंग खत्म होते ही प्रोफेसर रायन मुस्कुराता है, डेक्युलिन, तुम्हारा पर्सपेक्टिव वाकई अलग है। लेकिन डेक्युलिन का ध्यान कहीं और है। वो मुड़ता है। एफ्रीन उसे देख रही है। वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, प्रोफेसर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? एफ्रीन धीरे धीरे अपने भीतर उस नाम को दोहराती है, लूना। अगर ये आदमी सच में उसके पिता को याद करता है, उस इंसान को जिसे उसने जिंदा रहते हुए तोड़ा, इतना कि उसने अपनी जान तक ले ली, तो फिर ये वही डेक्युलिन है, उसके बदले का असली निशान है। वो गहरी सांस लेती है, अपने डर को दबाती है। क्या ये अब भी याद करता है मेरे पिता को, या फिर उसके लिए वो बस एक नाम था जो अब मिट चुका है? लेकिन डेक्युलिन हमेशा की तरह शांत। वो बस मुस्कुराता है और कहता है, बीते वक्त की बातों में उलझकर खुद को मत रोकना मिस लूना। इतना कहकर वो उठता है, अपनी कोट झाड़ता है और कमरे से चला जाता है। एफ्रीन वहीं बैठी रह जाती है। दिल धड़क रहा है, लेकिन अब उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान है। तो उसे याद है, उसने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि उसे अफसोस है। उसकी नज़र झुक जाती है, पर उसके होठों पर संतोष की हल्की झिलमिलाहट है। कम से कम वो गुनहगार भूल नहीं पाया। बस यही जानकर उसका दिल कुछ हल्का हो गया। इसी पल डेक्युलिन के डेथ प्रिवेंशन पॉइंट्स में 2 और जुड़ जाते हैं। सीन बदलता है। अब हम देखते हैं सिल्विया को अपने पिता गिल्टियन यानी इलाइड परिवार के मुखिया के सामने। वो एक एस्पर मेज है और उसकी निगाहें हमेशा ठंडी और कैलकुलेटिव। सिल्विया सब बताती है, कैसे एफिन के साथ उसका टकराव हुआ और कैसे प्रोफेसर डेक्युलिन ने बीच में दखल दी। गिल्टियन धीमी आवाज में कहता है, एफिन, लूना, वो लड़की तो अपनी चमक बहुत पहले खो चुकी, 10 साल पहले, एप्टीट्यूड एग्जाम के दौरान। 10 साल पहले दोनों लड़कियां पहली बार आमने सामने खड़ी थीं। वो पल अब भी जिंदा है। टेस्टिंग चेंबर में जब मॉनिटर ने उनकी मना मापी तो मशीन पागल हो गई। सुई घूमती रही, रीडिंग रुक ही नहीं रही थी। सब चौंक गए क्योंकि ये दोनों आर्चमेज लेवल पोटेंशियल रखती थीं। आर्चमेज, वो नाम जो सम्राटों तक को झुकने पर मजबूर करते। इतिहास में हर युग में बस 3 लोग इस स्तर तक पहुंचे हैं,
और उनके नाम पत्थर पर लिखे जाते हैं हमेशा के लिए। इस युग में भी 3 सीट्स हैं। डर्किन एक ले चुका है, एडेलाइन दूसरी की कैंडिडेट है और आखिरी सीट उसके लिए थी। अब लूना फैमिली और इलाइड फैमिली के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। गिल्टियन ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी बेटी को वो सीट मिलनी ही चाहिए, भले इसके लिए किसी का परिवार खत्म क्यों ना करना पड़े।